नमस्कार मित्रों, मैं गजानन शर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मित्रों ध्यान दें कि इससे पहले जो भी हमारी क्लास हुई थी उस क्लास में हमने प्रत्ययों के बारे में अध्ययन किया था और उन प्रत्ययों की बात करें तो हम प्रत्ययों को 3 भागों में हमने बांटा। कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय। कृत प्रत्यय जो धातु के साथ लगते हैं वो कृत प्रत्यय होते हैं, शब्द के साथ लगने वाले तद्धित प्रत्यय होते हैं और पुल्लिंग वाले शब्दों को स्त्रीलिंग में बदलने वाले जो प्रत्यय होते हैं स्त्री प्रत्यय होते हैं। इसके बाद हमने कृत प्रत्यय को प्रारंभ किया था और उनमें हमने कुछ सामान्य नियम पढ़े थे, यानी गुण से संबंधित नियम, वृद्धि संबंधित नियम, गुण एवं वृद्धि का निषेध से संबंधित नियम एवं सेठ धातु को इट का आगम इत्यादि कार्य हमने किया। उसके बाद हमने जब चर्चा की तो एक प्रत्यय को हमने प्रारंभ किया था और उस प्रत्यय का नाम था तव्यत प्रत्यय। तव्यत प्रत्यय में तकीद संज्ञा होकर के तव्य शेष रहता है। चाहिए एवं योग के अर्थ में तव्यत प्रत्यय होता है। सेठ धातु में इट का आगम होता है और कर्मवाची एवं भाववाची इसका प्रयोग होता है। इसके अलावा हमने कहा कि यह जो प्रत्यय है तीनों लिंगों में प्रयुक्त होता है। कितने लिंगों में प्रयुक्त होता है? तीनों लिंगों में प्रयुक्त होता है। तो हमने शब्द बनाया जैसे पट से पठितव्य, पठितव्यः, पठितव्यम। ठीक है, पुल्लिंग में तव्य, स्त्रीलिंग में तव्या और नपुंसकलिंग में किसका प्रयोग होता है? तव्यम का प्रयोग होता है। मित्रों ध्यान दें, अब हम एक दूसरे प्रत्यय की ओर बढ़ते हैं। इस प्रत्यय का नाम है त्रिच प्रत्यय। देखो प्रत्यय का नाम क्या है? त्रिच प्रत्यय। देखो प्रत्यय का नाम क्या है भाई? त्रिच प्रत्यय है। प्रत्यय का नाम क्या है? त्रिच प्रत्यय। और इसके लिए एक सूत्र लिखा गया है। जिस सूत्र की हम बात करें तो सूत्र का नाम है नवुल त्रिचौ। देखो सूत्र क्या कहता है? नवुल त्रिचौ। नवुल व त्रिच प्रत्यय। देखो ये दोनों प्रत्यय कर्ता अर्थ में होते हैं। जो दोनों प्रत्यय जो अब हम पढ़ रहे हैं यानी कर्ता अर्थ में नवुल व त्रिच प्रत्यय। अभी हम एक ही प्रत्यय पढ़ रहे हैं जिस प्रत्यय का नाम क्या है? त्रिच प्रत्यय है। और सूत्र क्या लिखा गया है? नवुल त्रिचौ सूत्र लिखा गया है। सूत्र आपको याद करने ज्यादा आवश्यक नहीं है। रीट के हिसाब से आपको याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब मैं कहूं कर्ता अर्थ में, यानी जो कर्ता के अर्थ में जो हम पढ़ेंगे धातुओं से, धातु का मतलब धातु से होने ना, सारे प्रत्यय धातु से हो रहे हैं। जो भी हम पढ़ रहे हैं कृत प्रत्यय वो सारे कृत प्रत्यय किससे हो रहे हैं? धातु से हो रहे हैं। कर्ता अर्थ में धातु से त्रिच प्रत्यय होता है। बताओ कौन सा प्रत्यय होता है भैया? कर्ता अर्थ में धातुओं से कौन सा प्रत्यय होता है? त्रिच प्रत्यय होता है। देखो ये जो त्रिच प्रत्यय है ना, इस त्रिच प्रत्यय की बात करें तो त्रिच प्रत्यय में बताओ क्या होता है? जो त्रिच प्रत्यय है उस त्रिच प्रत्यय में भैया चैकी क्या हो जाती है? इत संज्ञा हो जाती है। अब बताओ चैकी संज्ञा हो गई तो चैकी संज्ञा हो तो शेष क्या रहेगा? त्रय। तो क्या रहेगा? त्रय। तो बताओ ध्यान दें, त्रिच प्रत्यय में चैकी संज्ञा कैसे होगी? हलंत्यम से चैकी क्या हो जाएगी? इत संज्ञा हो जाएगी। हलंत्यम से चैकी क्या हो जाती है? इत संज्ञा। तो त्रिच प्रत्यय में चैकी इत संज्ञा होकर त्रिशेष रहता है। क्या रहता है भैया? त्रिशेष रहता है। क्या रहता है? त्रिशेष रहता है। अब देखिए, अब जब हमने इसकी त्रिच में चकार की संज्ञा हो गई, त्रिच भी बलादी प्रत्यय है इसलिए यथा प्राप्त इट का आगम हो जाएगा। यह भी कैसा प्रत्यय है? बलादी प्रत्यय है। कैसा प्रत्यय है? बलादी प्रत्यय। त्रिच कैसा प्रत्यय है? बलादी प्रत्यय होने के कारण इट का आगम होगा। इट का आगम होगा तो इट आगम होगा। कौन सा आगम होगा भैया? इट का आगम होगा। ठीक है, इसके साथ ही साथ हम एक बात और लिख लेते हैं। यथा प्राप्त गुण कार्य होगा। यथा प्राप्त कौन सा कार्य होगा? गुण कार्य होगा। ठीक है, एक बात और, यानी त्रिच प्रत्यय से यानी त्रिच से बनने वाले शब्द तीनों लिंगों में प्रयुक्त होते हैं। कितने लिंगों में चलते हैं भैया? तीनों लिंगों में क्या होते हैं? प्रयुक्त होते हैं। तीनों लिंगों में प्रयुक्त होते हैं। तीनों लिंगों में क्या होते हैं? प्रयुक्त होते हैं। त्रिच से बनने वाले शब्द
तीनों लिंगों में क्या होते हैं, प्रयुक्त होते हैं। एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूँ। नवुल त्रिचो सूत्र से ये कहता है कि कर्तार्थ में धातुओं से त्रिच प्रत्यय होता है, त्रिच प्रत्यय में च की क्या हो जाती है, संज्ञा हो जाती है, तो शेष क्या रहता है, त्रिशेष रहता है। वलादि प्रत्यय होने के कारण इट का आगम होता है, यथा प्राप्त क्या होता है, गुणादि कार्य भी होता है। त्रिच से बनने वाले शब्द, त्रिच से बनने वाले शब्द तीनों लिंगों में क्या होते हैं, प्रयुक्त होते हैं। क्या बनते हैं भैया, तीनों लिंगों में क्या बनते हैं, प्रयुक्त होते हैं। जैसे बात करें, जैसे ठीक एक शब्द जैसे मानो क्री धातु है और इसके लगा दिया प्रत्यय, त्रिच प्रत्यय, च की संज्ञा हो गई, क्या हो गई, च की संज्ञा हो गई। अब बताओ कि री है, री की अब तय है ना, तो तय का मतलब हम अब यहाँ क्या करेंगे, जो ये वलादी प्रत्यय है और कुछ धातु ऐसी जैसे सेठ धातु है, कुछ धातु से गुण वाली धातु है, तो अर होगा, तो कर री का क्या हो जाएगा, अर कर तय। अब तो कर, अब कै को आर वृद्धि हो जाएगी, तो क्या बन जाएगा, आर। देखो ये जो प्रत्यय है ना, इस प्रत्यय की बात करें तो इसमें च की तो संज्ञा होती है, और कर्ता में जो धातु में नवल प्रत्यय जो हम पढ़ रहे हैं, और री की भी तो हमने इस संज्ञा नहीं, हाँ सॉरी, री की भी तो इस संज्ञा हो रही है, तो हमारे पास क्या बचता है, तय बचता है। क्या बचता है, तय। तो तय बचता है तो शब्द क्या बनेगा, जैसे पुल्लिंग में बात करें तो पुल्लिंग में बनेगा कर्ता, ठीक है, स्त्रीलिंग में बनेगा कर्त्री, और नपुंसकलिंग में क्या बनेगा, कर्त्र। देखो ध्यान देना, यहां देखिए क्री को आर वृद्धि हो गई, ठीक है, तो पुल्लिंग में हमारा शब्द कैसा बन गया, कर्ता, स्त्रीलिंग में क्या बन गया, कर्त्री, और नपुंसकलिंग में क्या बन गया, नपुंसकलिंग में, तो पुल्लिंग में क्या बनता है, कर्ता, स्त्रीलिंग में क्या बन गया, कर्त्री, और नपुंसकलिंग में क्या बन गया, कर्त्र है। तो यह जो कृत्रिच प्रत्यय है, चाहे कि तो हम लोग क्या करते हैं, संज्ञा त्रिशेष बचता है, तो कृत्रिच यानी पुल्लिंग में क्या बनेगा, कर्ता, स्त्रीलिंग में कर्त्री, और नपुंसकलिंग में क्या बनता है, कर्त्र है। ठीक है, एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूं, त्रि की शेष रहता है, वलादि प्रत्यय होने का कारण का आगम होता है, यथा प्राप्त गुणकारी होगा, त्रिच से बनने वाले सब तीनों लिंगों में प्रयुक्त होते हैं। जैसे कृदन त्रिच से हमने बनाया तो कर्ता, कर्त्री और कर्त्र है। ठीक है, आगे चलते हैं और इसके आगे हम थोड़ा इनको एक साथ पढ़ेंगे। एक प्रत्यय और है, जिस प्रत्यय की बात करें तो प्रत्यय का नाम है तुमुन प्रत्यय। प्रत्यय का नाम क्या भैया, तुमुन प्रत्यय। प्रत्यय का नाम क्या है, तुमुन प्रत्यय। देखिए तुमुन जो प्रत्यय है, इसके लिए एक सूत्र लिखा गया है, उस सूत्र की हम बात करें तो सूत्र का नाम है तुमुन, तुमुन न बोलो, एक साथ नहीं, अलग अलग लिख देता हूं इसको मैं थोड़ा सा। तुमुन न बोलो, तुमुन न बोलो क्रियायाम, क्रियार्थ क्रियायाम, तो क्या लिखा गया है, तुमुन न बोलो क्रियायाम, तुमुन न बोलो क्रियायाम, क्रियार्थायाम, क्रिया अर्थायाम, क्रियार्थायाम, तुमुन नवलो क्रियायाम, क्रियार्थायाम। क्या लिखा गया है, तुमुन और नवल प्रत्यय क्रियार्थ क्रिया में होता है। यह देखो देखो सूत्र क्या लिखा, तुमुन और नवल प्रत्यय। तो अभी हम एक ही प्रत्यय पढ़ रहे हैं, जिस प्रत्यय का नाम है तुमुन प्रत्यय। प्रत्यय का नाम क्या है, तुमुन प्रत्यय है। प्रत्यय का नाम क्या है, तुमुन प्रत्यय है। और तुमुन प्रत्यय नवल प्रत्यय क्रियायाम, क्रियार्थायाम, यानी जो वाक्य में जो क्रिया होती है, तो क्रिया का मतलब जहां दो क्रियाएं होती है, एक तो क्रियार्थ क्रिया और एक मुख्य क्रिया। तो तुमुन और नवल जो प्रत्यय हैं वो क्रियार्थ क्रिया के अलावा मुख्य क्रिया में होते हैं। जैसे राम पढ़ने के लिए जाता है, बताओ राम पढ़ने के लिए जाता है, तो कितनी क्रिया हो गई, पढ़ना और जाना। तो क्रियार्थ क्रिया सहायक क्रिया क्यों नहीं है, जाना, और मुख्य क्रिया कौन सी है, पढ़ना। तो पढ़ना यानी पढ़ने के लिए जाता है, जिसके लिए जो उसका मुख्य कार्य है। तो मुख्य कार्य में यानी मुख्य क्रिया जो होगी यहाँ क्रिया, यानी मुख्य क्रिया में कौन सा प्रत्यय होता है, तुमुन प्रत्यय होता है। ये पाटी तुम पढ़ने के लिए जाता है ना, पढ़ने के लिए जाता, जानना और पढ़ना दो क्रिया हो रही है, तो पढ़ना जो मुख्य क्रिया है, यानी मुख्य क्रिया में यानी क्रियार्थ क्रिया की जो सहायक यानी जो मुख्य क्रिया है, उस क्रिया में हम क्या करेंगे, दो प्रकार की क्रिया हो गई, एक तो क्रियार्थ क्रिया उपपद हो गई, और मुख्य क्रिया में कौन सा प्रत्यय होता है, प्रत्यय हो जाता है। अर्थात क्रियार्थ क्रिया के उपपद रहने पर मुख्य क्रिया में, इसका मतलब हुआ मुख्य क्रिया में
दो क्रियाओं होने के पर, क्रियार्थ क्रिया के ऊपर रहने पर, यानी यूं समझिए, यानी दो प्रकार की क्रिया हो रही है। तो दोनों लिख देता हूं, आप लोग नहीं कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। क्रियार्थ क्रिया के उपपद में रहने पर मुख्य क्रिया में धातुओं के साथ कौन सा प्रत्यय होता है? तुमुन प्रत्यय होता है। तुमुन प्रत्यय होता है, ठीक है। यानी क्रियार्थ क्रिया के उपपद में रहने पर मुख्य क्रिया में धातुओं के साथ कौन सा प्रत्यय होता है भैया? धातुओं को जो कार्य साथ में जो कार्य होगा वह कौन सा है? यानी दो प्रकार की, उसकी सहायक क्रिया, एक तो कोई सहायक क्रिया होगी, जैसे क्रियार्थ क्रिया के उपपद में रहने पर मुख्य क्रिया में धातुओं के साथ तुमुन प्रत्यय होता है। जैसे राम पढ़ने के लिए जाता है। कितनी क्रिया हो गई? दो। पढ़ना मुख्य हो गई और ये हो गई सहायक, यानी क्रियार्थ क्रिया, जिसे हम कह सकते हैं सहायक क्रिया। कौन सी? सहायक क्रिया। तो जो मुख्य क्रिया होगी, इस मुख्य क्रिया में मुख्य क्रिया में कौन सा प्रत्यय लगाएंगे? तुमुन प्रत्यय लगाएंगे, ठीक है। यहां तक तो आप समझ ही गए होंगे। तो यहां पर हम मुख्य क्रिया में कौन सा लेंगे? पढ़ना। जो पढ़ने के लिए हम कौन सा करेंगे? हम तुमुन प्रत्यय लगाएंगे। एक सूत्र आगे जाकर के हम पढ़ेंगे, कर्मण्य जंत है। तो वो ये कहता है मकारांत व एजंत। तो तुमुन में है ना मकार अंत वाला है, तो तुमुन प्रत्यय ऐसा प्रत्यय है जिसके तीनों लिंगों में प्रयोग नहीं होता है। यानी इसके हम बाद में चर्चा करेंगे। देखो वही बात है, यानी तुमुन प्रत्यय कैसा है? वलादी है। वलादी यानी इटागम वाला है, आर्ध धातु का है, वलादी है, इसलिए इटागम होगा। इटागम वाले हम तीनों एक साथ पढ़ रहे हैं ना, इसलिए कौन कौन से? तव्या, त्रिच और तुमुन, इसलिए इटागम होगा। कौन सा आगम होगा? इटागम होगा। यथा प्राप्त गुणकार्य होगा। यथा प्राप्त कौन सा कार्य होगा? गुणकार्य होगा। यदि हमें गुणकार्य प्राप्त हो रहा तो कौन सा प्राप्त करेंगे? गुणकार्य करेंगे। तुमुन प्रत्यय वलादी है, इसलिए इटागम होगा। यथा प्राप्त गुणकार्य भी होगा। एक चीज और, यह जो तुमुन प्रत्यय है ना, न की होगी इत संज्ञा। देखो तुमुन प्रत्यय में न व उ की, देखो बताओ क्या हुआ है? दो शब्द हो गए। न की तो हर अंतिम से हो जाएगी, उ की क्या है? उपदेश या जननासिक इत से क्या हो जाएगी? स्वर की इत संज्ञा हो जाएगी। तो तुमुन प्रत्यय में न व उ की इत संज्ञा होकर क्या शेष रहता है? तुम शेष रहता है। क्या शेष रहता है भैया? तुम शेष रहता है, ठीक है। तो अब तुम शेष रहने के कारण क्या शेष रह रहा है भैया? तुम शेष रहने के कारण है नहीं, तुम शेष रहने के कारण यूं समझिए कि तुम में क्या है? मैं रह गया, तुम मकारांत हो गया ना, तो मकारांत व एजंत, कारण मेन जंत ये कहता है मकारांत व एजंत प्रत्यय वाले, यानी मकारांत व एजंत प्रत्ययों से बनने वाले प्रत्ययों का अब क्या बन जाएंगे? अव्यय में रूप में प्रयुक्त होंगे। तो बताओ मकारांत प्रत्यय होने के कारण, तो मकारांत हो गया ना, अब इसके अंत में क्या हो गया? मैं। तो यूं समझिए इसका मतलब ये हो गया कि यहां देखो क्या कहता है, ये नियम ये कहता है कि मकारांत प्रत्यय होने के कारण तुमुन
तुमुन, तुम, ठीक है, तुम रह गया ना, तो तुमुन में तुम शेष रहता है, तुम शेष रहने के कारण, तुम शेष रहने के कारण, कारण है। मकारांत, मकारांत कृत प्रत्यय, कृत प्रत्यय होने के कारण, के कारण, देखो क्या क्या लिखा है, तुम शेष हो रहने के कारण, मकारांत कृत प्रत्यय होने के कारण, मकारांत कृत प्रत्यय होने के कारण, यानी क्या होगा, यानी कृत प्रत्यय, मकारांत कृत प्रत्यय होने के कारण और तुम में मैं शेष रहने के कारण है, यानी यह अव्यय के रूप में प्रयुक्त होगा। देखो तुम शेष रहने के कारण, तुम एक तो तुम में शेष रह गया, तो मैं शेष रहने के कारण क्या होगा, मकारांत हो गया, तो मकारांत कृत प्रत्यय होने के कारण कर्णमेन जनता से क्या हो जाता है, अव्यय के रूप में प्रयुक्त होता है, अव्यय के रूप में प्रयुक्त होता है। हम जब अव्यय पढ़ेंगे तब चर्चा करेंगे, रूप में प्रयुक्त होता है। देखो क्या लिखा गया है, यह लिखा गया है कि तुम शेष रहने के कारण मकारांत है और मकारांत कृत प्रत्यय होने के कारण अव्यय के रूप में प्रयुक्त होगा, क्योंकि एक सूत्र लिखा गया है कृणमेय जनता है, तो क्या लिखा गया है, कृणमेय जनता, कृणमेय जनता, एक सूत्र लिखा गया है क्या, कृणमेय जनता। ये कहता है कि कृत प्रत्ययों में, कृत प्रत्ययों में, इसका मतलब ये हुआ कि कृत प्रत्ययों में, कृत का मतलब कृत प्रत्ययों में या तो क्या हो एजंत, कृत प्रत्ययों में क्या हो एजंत, यानी ए अंत वाले एजंत या मकारांत, ये दोनों प्रत्यय क्या हो जाएंगे, अव्यय हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, अव्यय, अव्यय के रूप में प्रयुक्त होंगे। तो कर्णमेय कृत प्रत्ययों में अजंत या मकारांत, यानी ए अंत वाला एजंत या मकार अंत वाला जो प्रत्यय होगा क्या हो जाएगा, अव्यय के रूप में प्रयुक्त होगा। अब ये अव्यय के रूप में प्रयुक्त हो गया ना, तुम शेष रहने के कारण मकारांत और मकारांत होने का अव्यय के रूप में प्रयुक्त होता है, तो अव्यय के रूप में प्रयुक्त होने के कारण, होने के कारण, अव्यय के रूप में क्या हो गया, ये प्रयुक्त होने के कारण, इससे बनने वाले रूप, बनने के कारण, इससे बनने वाले रूप, इससे बनने वाले रूप सभी लिंग वचन विभक्ति में एक समान ही चलेंगे, से बनने वाले रूप सभी लिंग वचन एवं विभक्ति में एक समान ही प्रयुक्त होंगे, एक समान ही प्रयुक्त होंगे, यानी एक ही लिंग में रूप चलेंगे। ठीक है, एक बार फिर से मैं सारी बातें रिपीट कर देता हूं। प्रत्यय का नाम क्या है, तुमुन प्रत्यय, प्रत्यय का नाम क्या भैया, तुमुन प्रत्यय। तुमुन प्रत्यय के लिए सूत्र है उसका नाम है तुमुनन अवलोक क्रियायाम क्रियार्थायाम, यानी क्रियार्था क्रिया के उपपद में रहने पर मुख्य क्रिया में तुमुन प्रत्यय होता है। तुमुन प्रत्यय से यहाँ तात्पर्य से राम पढ़ने के लिए जाता है, तो मुख्य क्रिया है पढ़ना और क्रियार्था यानी सहायक क्रिया है जाना। तो बताओ तुमुन में यहाँ किसमें मुख्य क्रिया में कौन सा प्रत्यय लगाएंगे, तुमुन प्रत्यय लगाएंगे। तुमुन प्रत्यय बलादि प्रत्यय से इटागम हो जाएगा और यथाप्राप्त गुणकार्य हो जाएगा। तुमुन में भैया न की और ऊ की क्या हो गई, इत संज्ञा हो गई, ओ मैं और सॉरी ऊ और न की संज्ञा होने के कारण क्या शेष रहता है, तुम शेष रहता है। तो एक सूत्र हम जब पढ़ेंगे आकर के जाकर के, तो कर्णमेय जनता ये कहता है कि कृत प्रत्ययों में एकारांत यानी एजंत व मकारांत जो है यानी मकार अंत वाला कोई प्रत्यय हो तो वह अव्यय बन जाता है। क्या बन जाता है, अव्यय के रूप में प्रयुक्त होता है। तब अव्यय के रूप में प्रयुक्त हो जाएगा, तो अव्यय के रूप में प्रयुक्त हो गया तो तीनों वचनों में, सातों विभक्तियों में और सभी लिंगों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जो रूप जैसे चलेगा वह रूप वैसा ही बना रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो अब परिवर्तन नहीं होगा, जैसे बात करें, जैसे धातु है, जैसे मान लो पट धातु है और हमने उसके लगा दिया तुम प्रत्यय, तुमुन प्रत्यय है। तुमुन में बताओ ऊ की और न की हो गई इस संज्ञा, तो शब्द क्या बन गया, पट। इटागम वाली सेठ धातु है तो क्या बन गया, पटितुम।
अब किसी के मन में ये नहीं आना चाहिए सर अभी आपने चर्चा करी है कि जो आपने पढ़ाया था तृच प्रत्यय और तव्यत प्रत्यय उनमें दो दो तीन तीन रूप बनाए थे, तव्य तव्य तव्यम ता, है ना, त अब हमने पढ़ा कर्ता कर्त्री कर्त्रम, है ना, कर्ता कर्त्री कृत्र ऐसे पढ़ा था ना। तो यहाँ पे ऐसे नहीं होगा, यहाँ तो एक रूप चलेगा। जैसे क्या चलेगा, पट से क्या बनेगा, पटितुम। ऐसे नहीं बनेगा कि तीनों लिंगों में इनका प्रयोग कर लेंगे, नहीं, एक ही लिंग में इसका क्या होता है, प्रयोग होता है। ठीक है, अब हम चलो इन तीनों जो अब तक पढ़ लिया है, हमने तीनों पढ़े हैं, उनमें तीनों में सेठ आदि इटागम वाली धातुएं भी हैं। इसके अलावा हमने उनमें गुणकार्य भी कर रहे हैं और उनके अंदर गुणकार्य जो भी हो रहा है तो नियम समान रूप से हमारे पास प्राप्त हो रहे हैं। तो एक काम करते हैं, अब इधर तो लिखते हैं हमारी धातुएं, ठीक है, ये तो हो गई हमारी धातुएं। धातुओं के आगे हम लिखते हैं, पहले हमने कौन सा पढ़ा था, तव्यत प्रत्यय पढ़ा था, ठीक है, और उसके बाद में कौन सा पढ़ा था, जैसे मान लो त्रिच पढ़ा, और एक कौन सा हो गया था, एक हमने पढ़ा था जिसकी बात करें तो कौन सा पढ़ा था भाई, एक पढ़ा हमने अभी तब तुमुन प्रत्यय, तीनों हो गए। इसके रूप तो हम सब एक ही लिंग में चलेंगे। इसके लिंग की बात करें तो यहां हम पढ़ते हैं नपुंसकलिंग का और यहां पढ़ते हैं पुल्लिंग का शब्द, ठीक है, आप लोग समझ गए, हमने पहले चर्चा ही कर ली है। जैसे अब जो भी धातु हम पढ़ेंगे, जैसे मैं धातु की बात करूं, जैसे धातु हो गई पट, हस, चल, से, लिख, ठीक है। धातुओं की बात कर रहे हैं, जैसे पटे, हसे, चले, लिखे, जप, जन, है ना, ये धातु ये हैं। इन धातुओं की बात करें जैसे और इसके अलावा जैसे भी हमारी धातुएं हैं, जो भी हमारी धातुएं हैं इनकी हम चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी। जैसे ज्ञा, धातु कौन सी है भाई, ज्ञा, धातु कौन सी है, ज्ञा, धातु कौन सी है, मन, धातु कौन सी है, हन, धातु कौन सी है, गम, धातु कौन सी है, गम, ठीक है। जैसे हम बात करें, जैसे धातु कौन सी है, जी, एक धातु है कौन सी, जी धातु, क्योंकि हमें ऐसी धातु भी तो याद करनी है जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे। जी एक धातु है जिसका नाम है, धातु की बात करें तो धातु कौन सी है, ची, है ना। धातु की जैसे बात करें, धातु कौन सी है, क्री, धातु कौन सी है, क्री। जैसे धातु की बात करें, जैसे धातु कौन सी है, भू, धातु कौन सी है, भू, ये आ गई ना। धातु कौन सी है, भू, धातु कौन सी है, श्रु, धातु की बात करें तो धातु कौन सी है, श्रु, धातु कौन सी है, श्रु, भू, श्रु। अब जैसे बात करें धातु, जैसे मान लो क्री धातु है, क्री, धातु की बात करें तो दृश्य, धातु कौन सी है, दृश्य धातु है। जैसे धातु है पृछ, धातु कौन सी है, पृछ, धातु कौन सी है, पृछ धातु है। तो यहां देखिए, अब इतनी जो धातुएं हैं इनके हम रूप की चर्चा कर लेते हैं। देखो धातु कौन सी है, पट, इटागम होगा, बताओ पट का क्या बनता है, तो इटागम करेंगे तो रूप क्या बन जाएगा, पटितव्यम। नपुंसकलिंग में क्या बनेगा, पटितव्यम। ये तो हम किस में लिख रहे हैं, नपुंसकलिंग में लिख रहे हैं, ठीक है। ये वाला किस में लिख रहे हैं हम लोग, कर्ता, पुल्लिंग में लिखते हैं, सॉरी किस में लिख रहे हैं भाई, पुल्लिंग में, किसमें, पुल्लिंग, ठीक है। बताओ क्या बनेगा, पट से क्या बनता है, पटितव्यम। इटागम वाली हो जाए, सेठ धातु है, सेम नियम इसी में लिखा था। तो बताओ त्रच से क्या बनेगा, पटिता, क्या बन गया, पटिता, ठीक है। जैसे यहां से क्या बनेगा, अब तुम उनमें क्या बनता है, पटितुम, पटितुम, ठीक है। तव्यत में पटितव्यम, पटिता, पटितुम। जैसे धातु कौन सी है, हस, तो बताओ क्या बनेगा, हसी तव्यम, बताओ क्या बनेगा, हसीता, क्या बनेगा, हसीतुम, क्या बन गया, हसीतुम, ठीक है। मित्रों ध्यान दिए, कोई भी धातु हो तीनों में समान रूप से चलती है, क्योंकि नियम तीनों के समान है। यहाँ जैसे इट आगम होगा, इसमें तो इसमें भी होगा,
बात करें जैसे इसमें गुणकारी होगा तो इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा। और जो नियम है हमारा, जैसे त्रिज में ता शेष रहता है, तय शेष रहता है, जो कर्ता में हम पुल्लिंग में ता बनाते हैं, जो हमने पढ़ा था यहाँ जैसे तुम शेष रहता है, यहाँ तव्य शेष रहता है, तो वो तो अलग अलग बनेंगे ही। जैसे चल से क्या बनेगा, चली तव्यम। अगर पुल्लिंग की बात करूँ तो क्या बनेगा, चलितव्य है, चलितव्य, चलितव्यम, है ना। इधर बताओ क्या बनेगा, चलिता, क्या बनेगा, चलिता। और इधर क्या बनेगा, इसमें देखिए चली तुम, चली तुम। ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बात को। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इन धातुओं में जब हम चर्चा करते हैं तो यहाँ पर हमारे सामने बताओ क्या क्या रहेगा, रूप क्या बनेगा। जैसे लिख, लिख के बताओ ई है ना, तो ई का बताओ, अब हम सेठ धातु है तो इट का आगम तो करेंगे करेंगे, लेकिन साथ के साथ हम एक काम और करेंगे। बताओ क्या काम करते हैं, कौन सा काम करेंगे, क्योंकि अब बताओ ई को गुणकारी क्या होता है, ई का गुण क्या होता है, ए, ई का गुण क्या होता है भाई, ए होता है। तो ई का ए करेंगे तो बताओ क्या बनेगा, ले, ये तो हो गया। इट आगम होगा तो लेखी तव्यम। बताओ इंपॉर्टेंट हो गई ना हमारे लिए, अभी ये इंपॉर्टेंट हो गई। तो लिख धन तबियत से क्या बनता है, लेखी तव्यम। तो बताओ क्या बनेगा, लेखिता। और इधर क्या बनेगा, लेखी तुम। बताओ क्या है, जप, जप में प है तो बताओ जप का क्या बन जाएगा, जप। तो जप का क्या बनेगा, जपी, जपी तव्यम, जपी तव्यम। इधर क्या बनेगा, जपिता। और इधर क्या बनेगा, जपीतुम, जपीतुम। बताओ क्या होगा, जन, तो बताओ क्या बनेगा, जनितव्यम, जनितव्यम। इधर क्या बनेगा, जनीता, त्रिच में ता है ना, जनीता। और इधर क्या बनेगा, जनिता। और इसमें क्या बन जाएगा, जनीतुम, क्या बनेगा, जनितुम। आगे देखो क्या, क्या से क्या बनता है, ज्ञा ही रहता है, और क्या बन जाएगा, ज्ञातव्यम। ठीक है, और इधर क्या बनेगा, ज्ञाता, क्या बनेगा, ज्ञाता। और इधर क्या बनेगा, ज्ञातुम। आगे चलिए, मन, मन से क्या बनता है, मंतव्यम। इधर क्या बनेगा, मंता। और इधर क्या बनेगा, मंतुम। तीनों गई ना हमारे एक साथ चल रहे हैं तीनों। जैसे हंसु क्या बनेगा, हंतव्यम, क्या बनेगा, हंतव्यम। इधर क्या बनेगा, हंतव्यम। इधर क्या बनेगा भाई, हंता। और इधर क्या बनेगा, हंतुम। बताओ हंतुम में कौन सा प्रत्यय है, तुमुन प्रत्यय है। हंता में कौन सा प्रत्यय है, त्रिच प्रत्यय है। हंतव्य में कौन सा प्रत्यय है, त्रिच प्रत्यय। ऐसा ऐसा सीधा सीधा प्रश्न आता है यहाँ पर से। जैसे गम से क्या बनता है, गंतव्यम। तो क्या बनेगा, गंता। और गंतुम, क्या बनेगा, गंतुम। जी देखो ई कारांत धातु है ना, तो ई को क्या करेंगे, ए करेंगे। तो बताओ क्या बनेगा, जेतव्यम। ठीक है, जैसे ची का क्या बनेगा, चेतव्यम। ठीक है ना। अब देखो क्री से क्या बनेगा, क्रेतव्यम, क्रेतव्यम। मात्रा छोटी हो या बड़ी हो, हमने ये तो पढ़ा था, रीस्व हो या दीर्घ मात्रा हो उसका क्या करेंगे, गुणकारी करेंगे तो ए होगा। तो इधर क्या बनेगा, जेता। इधर क्या बनेगा, चेता। इधर क्या बनेगा, क्रेता। ठीक है, इधर क्या बनेगा, जेतुम। क्या बनेगा भाई, जेतुम। इधर क्या बनेगा, चेतुम। और इधर क्या बनेगा, क्रेतुम। क्या बनेगा, क्रेतुम। भू, भू का होता है भू यानी होना, तो भू का क्या बनेगा भैया। तो यहाँ देखिए भू और धातु कौन सी आ गई हमारी, भू। भू का बनता है भवितव्यम। क्यों, क्योंकि ऊ को क्या होता है, पहले तो ओ होगा, और जैसे ही ओ होगा तो हमारी जो संधि है अयादी संधि, अव आदेश हो जाएगा। तो भू को ऊ को ओ को क्या हो जाएगा, औ। तो भव, भव हो गया ना। इट का आगम करेंगे तो क्या बन जाएगा, देखो इसको थोड़ा समझ लो आप, एक भू धातु है ना, इसको थोड़ा समझ लो। भू में बताओ क्या है, ऊ को क्या होता है, ओ। तो शब्द क्या बन गया, भो।
आगे क्या है, मान लो तव्य, ठीक है ना ये। तो ओ के आगे ए होने पर इसको क्या हो जाएगा अब, तो क्या बन जाएगा भ आ व, अब हो गया ना। अयाती संधि का कार्य करेंगे तो क्या बन जाएगा भव, इट का आगम करेंगे तो भवी, ठीक है ना। तो आप समझ गए होंगे। तो बताओ क्या बनेगा, इधर क्या बनेगा भवितव्यम, क्या बन गया भवितव्यम। इधर क्या बनेगा भवितव्यम, तो इधर क्या बनेगा भविता, और इधर भवितुम, क्या बन गया भाई भवितुम। श्रु, अब देखो श्रु से क्या बनेगा, श्रु उ तव्यत, तो उसका बनेगा श्रोतव्यम, श्रोतव्यम। इधर क्या बनेगा भाई श्रोता, सुनने वाला, और एक होता है श्रोतुम। उ का ओ कर दिया ना। तो उ का गुण का क्या कार्य होता है, ओ होता है। उ का गुण क्या होता है, ओ होता है। अब बताओ कर, री है ना, री को क्या कर देंगे अर कर देंगे। री का गुण क्या होता है अर। री का देखो कै में किसकी मात्रा है, री की मात्रा है। तो री की मात्रा है तो री को क्या करेंगे अर करेंगे, तो अर करेंगे बताओ क्या बन जाएगा कर। अब रे की मात्रा ऐसी हो गई, तो ऐसी हो गई तो इसको क्या करेंगे आगे वाले वर्ण को देखेंगे, और आगे वाले वर्ण क्या है तव्यम, तो शब्द क्या बन जाएगा कर्तव्यम, हो गया ना। क्या बन गया कर से क्या बन गया कर्तव्यम। अब इधर क्या बनेगा कर्ता, है ना, और इधर क्या बनेगा कर्तुम। जैसे दृश्य धातु कौन सी है दृश्य, बताओ दृश्य धातु में री है या क्या है, धातु में री है, तो री के स्थान पे क्या हो जाएगा र। और बताओ से बाद में है, आगे क्या आएगा त आएगा। तो जो हमने संधि पढ़ी थी ष्टुत्व संधि और एक पढ़ी थी ष्टुत्व संधि, तो वह कार्य भी होगा ना। तो से बाद में है तो ट का ह, और उसके बाद में ये वाला से है तो त है, त के बाद में से है तो त का क्या हो जाएगा, त का क्या हो जाएगा भैया, त का छह होगा। अब चलो को गिनने तो से, और एक होता है हम नियम पढ़ेंगे उन नियमों से क्या हो जाएगा से का उसका त, और त का हो जाएगा ट। तो शब्द क्या है, जैसे मान लो हमारा शब्द है दृश्य, तो बताओ क्या बन जाएगा दृष्टाव्यम। बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट। दृष्टव्य से क्या बनता है दृष्टव्यम, दृष्टव्य से क्या बनता है दृष्टव्यम। इधर क्या बनेगा दृष्टा, क्या बनेगा दृष्टा, और इधर क्या बनेगा दृष्टुम, ठीक है। प्रिज, बताओ धातु कौन सी है प्री, तो री का प्री है ना, तो प्री में कोई परिवर्तन होगा क्या, नहीं होगा, प्री का प्री रहेगा। तो बताओ प्री छह, तो बताओ क्या बनेगा या प्रीष्टा, तो बताओ प्रीष्टव्यम, छह और छह के साथ वही नहीं मारा ना पृष्ठदंतव्यम, तो क्या बन गया पृष्ठव्यम। इधर क्या बनेगा पृष्ठा, और इधर क्या बनेगा पृष्ठुम। जैसे धातु क्री आ गई ना, धातु आ गई मानो भ्री, धातु आ गई मृ, है ना, धातु आ गई ह्री, और धातु आ गई क्री, सॉरी क्री तो हो गई ना, धातु आ गई क्री। जैसे ब्री, अब बताओ क्या बन गया, जैसे कर्तव्यम बना था तो ब्री का क्या बनेगा भर्तव्यम, ठीक है। इधर क्या बनेगा मर्तव्यम, इधर क्या बनेगा हर्तव्यम। अब देखिए आगे चलिए थोड़ा सा, ये हो गया। अब भर्तव्यम के बाद यहां क्या बनेगा भरता, इधर क्या बनेगा मरता, और इधर क्या बनेगा हरता। इधर क्या बनेगा भरतुम, ठीक है। इधर क्या बनेगा मरतुम, और इधर क्या बनेगा हरतुम। तो कहने का मतलब इसी के साथ हमने तीन नियम पढ़े हैं, और तीनों की बात करें तो हमने चर्चा करी है तव्यत प्रत्यय, तुमुन प्रत्यय और तृच प्रत्यय। और इनके बारे में हमने जो इम्पोर्टेंट हमारे को सामने जो भी इम्पोर्टेंट शब्द थे उनके बारे में हमने क्या किया है चर्चा की है। जैसे देखिए धातु
धातु की बात करें तव्यत प्रत्यय, त्रिच प्रत्यय और तुमुन प्रत्यय। पटपटा पठितव्यम, पठिताः पठितुम, हस्य हसितव्यम, हसिताः हसितुम, चल से चलितव्यम, चलिता चलितुम, लेख से लेखितव्यम, लेखिता लेखितुम, जप से जपितव्यम, जपिताः जपितुम, जन से जनितव्यम, जनिता जनितुम, ज्ञा से ज्ञातव्यम, ज्ञाता ज्ञातुम, मन से मंतव्यम, मंता मंतुम, हंस से हंतव्यम, हंता हंतुम, गम से गंतव्यम, गंता गंतुम, जी से जेतव्यम, जेता जेतुम, ची से चेतव्यम, चेता चेतुम, कृ से कृतव्यम, क्रेता क्रेतुम, भू से भवितव्यम, भविता भवितुम, श्रु से श्रोतव्यम, श्रोता श्रोतुम, कृ से कृतव्यम, कृता कृतुम, दृश्य से दृष्टव्यम, दृष्टा दृष्टुम, पृच्छ से पृष्टव्यम, पृच्छ से पृष्टव्यम, पृष्टा पृष्टुम, भृ से भृतव्यम, भृता भृतुम, मृ से मृतव्यम, मृता मृतुम, और हृ से हृतव्यम, हृता हर्तुम। ठीक है, ध्यान दिए थोड़ा सा। इसी के साथ हमारा यहाँ तक जो हमारे 3 प्रत्यय वो पूर्ण होते हैं। कौन कौन से होते हैं? 3 प्रत्ययों की बात करें तो 3 कौन कौन से प्रत्यय पूरे हो गए? त्रिच, ठीक है, बात करें तुमुन और बात करें तव्यत, तीनों समाप्ति होते हैं। अब आगे चलते हैं और आगे हमारे लिए कुछ प्रत्यय हैं, उन प्रत्ययों की हम आज चर्चा करते हैं। उन प्रत्ययों की हम बात करें तो उन प्रत्ययों में बात करें तो 3 प्रत्यय और हैं जिनकी हम चर्चा करेंगे। देखिए जैसे हमने पढ़ा था कृत्य प्रत्यय में 7 प्रत्यय पढ़े थे, तव्य तव्य अन्य यत न्यत क्यप और केलिमर पढ़े थे ना। तो उनमें से एक प्रत्यय हमने पढ़ लिया जिसका नाम था तव्य प्रत्यय। अब दूसरा हम प्रत्यय पढ़ रहे हैं जिसका नाम था यत प्रत्यय। प्रत्यय का नाम क्या है भैया? यत प्रत्यय। छोटा सा प्रत्यय है, प्रत्यय का नाम क्या है? यत प्रत्यय। देखो प्रत्यय का नाम क्या है? यत, और इसके लिए एक सूत्र लिखा गया है। देखो सूत्र की बात करें तो इसके लिए एक सूत्र लिखा गया है अचो यत। अच मतलब अच, अच का मतलब होता है अचो और अचो यत। देखो अच का मतलब होता है स्वर। ये जो तीनों प्रत्यय हैं, इन तीनों को हम जब पढ़ने वाले हैं, इसके बारे में आपको बता दूं मैं, ये तीनों प्रत्यय जो हैं अब जो हम पढ़ने वाले हैं उन तीनों को भाववाच्य और कर्मवाच्य में प्रयुक्त होंगे, वो तो हम पहले लिख चुके हैं, इसको छोड़ो आप। तो अब तो यहाँ देखो यत प्रत्यय। और यत प्रत्यय की बात करें तो पहला प्रत्यय कौन सा? यत प्रत्यय है। और यत प्रत्यय क्या होता है? किसके साथ में होता है? अच। अच का मतलब होता है स्वर, और अच का मतलब होता है स्वर, और स्वर के साथ में कौन सा प्रत्यय होता है? यत प्रत्यय होता है। यानी स्वरांत, यानी ऐसी धातु जिस धातु के अंत में केवल आएगा क्या? स्वर। यानी व्यंजन वर्ण वाली धातु के साथ में प्रत्यय ये नहीं होगा, और यह किसके साथ में होता है? केवल स्वर वाली धातु के साथ। तो यूज कह सकते हैं स्वर अंत वाली धातु के साथ यत प्रत्यय होता है। यत प्रत्यय होता है। देखिए मित्रों, हम पढ़ रहे थे यत प्रत्यय। यत प्रत्यय की बात करें तो एक सूत्र होता है जिसका नाम है अचोयत। यत प्रत्यय के लिए कौन सा सूत्र है? अचोयत। अजंत धातु से यत प्रत्यय होता है। अजंत का मतलब होता है स्वर, और स्वर के साथ में कौन सा प्रत्यय होता है? यत प्रत्यय होता है। स्वर के साथ में कौन सा प्रत्यय होता है? यत प्रत्यय होता है। तो स्वर अंत वाली धातु के साथ यत प्रत्यय होता है। कौन सा प्रत्यय होता है? यत प्रत्यय होता है। अब जो हम ये प्रत्यय पढ़ रहे हैं यत प्रत्यय, और यत प्रत्यय कब होगा? केवल स्वर अंत वाली धातु के साथ होगा। कि ऐसी कोई धातु जिस धातु के अंत में क्या आए? स्वर आए। यानी स्वर अंत वाली धातु के साथ में कौन सा प्रत्यय होता है? यत प्रत्यय होता है। अब यत प्रत्यय के प्रेरित यथा प्राप्त हमें गुणाधिकारी जो भी होंगे, तो जब भी यथा प्राप्त गुण कार्य होगा, गुण कार्य होगा। यानी कुछ धातु ऐसी हैं जिनको हम क्या कार्य कर सकते हैं? गुण कार्य कर सकते हैं। जैसे आकारांत धातु के आगे यत प्रत्यय के रहने पर आ को ई हो जाएगा। कभी कभी क्या होता है? इद्यति एक सूत्र है, इद्यति, वो सूत्र ये कहता है, इद्यति ये कहता है कि आकारांत धातु को, यानी आकारांत धातु को ई हो जाएगा, ई हो जाएगा। ठीक है, बात करें यत प्रत्यय की, स्वर अंत वाली धातु के साथ यत प्रत्यय होता है। यथा प्राप्त गुण कार्य होगा। इद्यति आकारांत धातु को क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। जैसे हम बात करें यत में से, देखो अब जैसे यत जो है ना हमारा, यत प्रत्यय जो है ना, यत में से तय की क्या हो जाती है? इत संज्ञा होती है। यत में तय की इत संज्ञा होकर
होकर, बताओ किसकी, यत में से तय की इत संज्ञा होकर यह शेष रहता है, यह शेष रहता, शेष रहता, यह शेष क्या करता है, रहता है। क्या बनता है भैया, कौन सा शेष रहेगा, यही शेष रहेगा। यत में से तय संज्ञा होकर क्या शेष रहता है, ये शेष रहता है। इससे बनने वाले जो शब्द तीनों लिंगों में प्रयुक्त होते हैं, इससे बनने वाले जो शब्द है ना तीनों, इससे बनने वाले रूप, इससे बनने वाले रूप तीनों लिंगों में प्रयुक्त होंगे, इससे बनने वाले रूप तीनों लिंगों में प्रयुक्त होंगे। कितने लिंगों में प्रयुक्त होंगे, तीनों लिंगों में प्रयुक्त होंगे। किस में प्रयुक्त होंगे भैया, तीनों लिंगों में प्रयुक्त होंगे। यानी इससे बनने वाले जो भी शब्द हैं वो किस में प्रयुक्त होंगे, तीनों लिंगों में प्रयुक्त होंगे। क्या होंगे, तीनों लिंगों में प्रयुक्त होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। इससे बनने वाले रूप तीनों लिंगों में क्या हो रहे हैं, प्रयुक्त होते हैं। जैसे अब बताओ क्या बनेगा, यह पुल्लिंग में क्या बनेगा, यह पुल्लिंग में क्या बनेगा, यह स्त्रीलिंग में बनेगा या, और नपुंसकलिंग में क्या बनेगा, यम, नपुंसकलिंग में क्या बनेगा, यम। अब देखो जैसे एक शब्द लिखा, जैसे पुल्लिंग में क्या बन रहा है, यह, स्त्रीलिंग में क्या बनेगा, या, और नपुंसकलिंग में क्या बनेगा, यम, या यम। देखो इससे बनने वाले रूप तीनों लिंगों में प्रयुक्त होते हैं, यह या यम। जैसे एक शब्द लिखता हूं मैं, धातु है, जैसे मान लो ची, क्योंकि स्वर अंत वाली धातु के साथ ही होता है। तो च के अंदर किसकी धातु है, ई, तो ई का मतलब स्वरांत है, स्वर है अंत में जिसके, तो क्या हो गया, स्वरांत। स्वर अंत वाली धातु कौन सी, ची है। तो बताओ क्या बनेगा, इधर चेया है, इधर क्या बनेगा, चेया, और इधर क्या बनेगा, चेयम, चेया है, चेया, चेयम। ठीक है, अब इसके उदाहरणों की हम बात करते हैं। किसकी बात करें, उदाहरण की बात करें। तो उदाहरणों की बात करें, जैसे अभी हमने पढ़ा है ची, धातु कौन सी है हमारी, ची धातु है। धातु कौन सी है, ची। जैसे धातु है नी, धातु कौन सी है, नी। जैसे धातु कौन सी है, भी। ऐसी धातु है जिन धातुओं के अंत में क्या आएगा, स्वर आएगा। धातु के अंत में क्या आएगा, स्वर। बताओ धातु कौन सी है, क्री। धातु कौन सी है, जैसे मान लो क्री। जैसे धातु है, धातु की बात करें तो जैसे मान लो श्रु, श्रु धातु है। धातु कौन सी है, श्रु। धातु की बात करें तो भू। देखो धातु कौन सी है, भू। जैसे धातु है, जैसे हा धातु से बनता है हे, हा को ई होता है, हा। जैसे बात करें जैसे ग्ला, ग्ले, ग्ला धातु है, ग्ला। तो ग्ला का क्या बनता है, आ का ए हो जाता है ना। अभी हमने चर्चा करी थी, धातु कौन सी है, ग्ला। धातु कौन सी है, ग्ला। धातु की बात करें जैसे धातु की बात करें श्री, धातु की बात करें श्री, ब्री, ब्री, नी, री। जैसे कोई भी धातु हो। अभी एक इंपॉर्टेंट है, अधि प्लस इंग, एक धातु है, इंग धातु है। तो इनसे जब यत प्रत्यय करेंगे, कौन सा प्रत्यय करेंगे, यत प्रत्यय। तो रूप जो बनता है, इसका रूप किस पे बनता है, नपुंसकलिंग में बनता है। तो चीका क्या बनेगा, चीका बनेगा, चीका ई का गुण हो जाएगा, और रूप गुण क्या हो जाएगा, चीका ए। तो शब्द क्या बन जाएगा, चेयम, चीका चेयम। नीका क्या बनेगा भाई, निका नेयम। भी का भेयम। देखो आप इनमें देख रहे हो, ई को हम क्या कर रहे हैं, गुण कार्य कर रहे हैं। ई में क्या करेंगे, ए, तो क्या बन जाएगा, क्रिका क्रेयम। जैसे श्रु धातु है, तो ऊ को बताओ क्या हो जाएगा, श्रु को पहले क्या होगा, इस धातु की बात करें श्रु को अब, तो श्रु में देखो सबसे पहले तो श्रु का क्या हो जाएगा, श्रु के स्थान पे ओ को ओ का औ। हम पहले भी चर्चा कर रहे थे, तो क्या बन जाएगा इसका, श्रव्यम। श्रु का क्या बनेगा, श्रव्यम। भू का क्या बनेगा, भव्यम। भू धातु से यत प्रत्यय करने से क्या बनता है, भव्यम बनता है। भू धातु यत प्रत्यय करने से क्या बनता है, भव्यम बनता है। हु का हे, तो हु का क्या बनेगा, हेयम। हु का क्या बनेगा, हा धातु से क्या बनेगा, हेयम। ग्ला आकारांत धातु को इद्यते सूत्र ने लिखा था, आ को ई हो जाएगा, तो कहता हूँ क्या बनेगा, ग्लेयम। क्या बनेगा, ग्लेयम। बताओ अधि उपसर्ग, अरे सॉरी क्या है, अधि। यहाँ क्या है, अधि। तो अधि का क्या करेंगे, अभी नहीं है, क्या है, अधि। तो अधि का बताओ, अधि धन इंग, अधि धन इंग कौन सा है, अधि धन इंग। तो बताओ अधि का क्या बन जाएगा, अधि
ये, अधि ये, ई का इंग, इंग धातु से ए बनता है अध्ययम, क्या बनेगा, अधिधन इंग धातु से क्या बनता है, अध्ययम। बहुत महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट। अधिधन इंग से क्या बनेगा, अध्ययम, अधिधन इंग से क्या बनेगा, अध्ययम। एक सूत्र है सखी सहोच्च है, वो कहता है कि कुछ धातु ऐसी है तो उनमें यत प्रत्यय भी होता है, जैसे गद धन यत, गद्यम गद मद यद चर, तो उनमें कुछ अपवाद की बात करें तो यह जो सूत्र है, दूसरा सूत्र एक हमें प्राप्त हो रहा है यहाँ पर, उस सूत्र की बात करें तो सखी धातु से एक सह और धातु से, तो जैसे मैं डायरेक्ट लिखता हूँ सखी सहोच्च कहता है कि सखी शब्द के साथ और सह के साथ, तो से तो सह से बात करेंगे, सकदन यत, तो बताओ शब्द की बात करें, केवल इन शब्दों की बात कर रहा है ये। एक शब्द है सह धन यत, एक सूत्र है सखी सहोच्च, ये कहता है सह और सखी शब्द के साथ भी यत प्रत्यय होता है, तो बताओ क्या बन जाएगा, सहयम, क्या बन जाएगा, सहयम। कुछ उदाहरण अलग से हैं, उनकी हम बात कर रहे हैं, लेकिन सूत्र तो ये कहता है अजोयत, कि अजन धातु से ही क्या प्रत्यय होता है, यद होता है। एक गद मद यद चर, एक नियम है वार्तिक है, वो कहता है कि गद मद यद जो दो धातुएं हैं ना ऐसी, इन धातुओं को भी कौन सा प्रत्यय होता है, यद प्रत्यय होता है। तो बताओ गद धातु से बात करेंगे, गद धातु से यद प्रत्यय करेंगे तो बताओ क्या बनेगा, गद्यम। पद धातु से बनाएंगे तो क्या बनेगा, पद धन यद से क्या बनेगा, पद्यम। इसे मद धातु से बनाएंगे तो क्या बनेगा, मद से बनाएंगे तो क्या बनेगा, मध्यम, क्या बनेगा, मध्यम। एक हनो मध्यम, हन धातु से, हन धातु से यदि हम यद प्रत्यय, यद यानी हन धातु इंपॉर्टेंट है, यहाँ थोड़ा एक अलग से नियम है, इसकी हम चर्चा ज़्यादा नहीं करेंगे, आपको तो इतना सा याद रखना है, सूत्रों के बारे में आपसे पूछेगा भी नहीं। धातु कौन सी है, हन धातु, और हन धातु के साथ यदि आप प्रत्यय लगाते हैं, कौन सा, यद प्रत्यय लगाओगे, तो हनो यद वदस्य वक्तव्यम, वार्तिक लिखा गया है, इसको क्या कहें, हन को वद्य कहें, ठीक है। हनो यद वदस्य वक्तव्यम कहा गया है कि हन धातु से यद प्रत्यय करने पर क्या बनता है, वद्य बनता है, ठीक है। सखी सहोच्च से ये सूत्र कहता है सक धातु से सह प्रत्यय या यत होने पर सह के साथ यत होगा तो सहयम। गद मद यद चर, ये जो नियम है उसके अनुसार ये कहता है गद धातु से, पद धातु से और मद धातु से यत प्रत्यय करें। यहाँ देखो ये जो धातुएं पढ़ रहे हैं ना हम, यहाँ पे ये सब व्यंजन वाली धातुएं हैं, किसकी है, व्यंजन वाले, कौन सी है, व्यंजन, तो इनके अलग अलग नियम प्राप्त हो रहे हैं, इसलिए हमने सह के साथ यत प्रत्यय कर दिया तो संयम बन गया, गद धातु से यत प्रत्यय किया तो गद्यम बन गया, पद धातु से यत प्रत्यय किया तो क्या बन गया, पद्यम बन गया, मद धातु से यत प्रत्यय किया तो क्या बन गया, मध्यम बन गया। अब हनो यद वदस्य वक्तव्य में वार्तिक ये कहता है कि हन धातु के साथ यत प्रत्यय करेंगे तो कौन सा होगा, वद्य रूप बनेगा, क्या बनेगा, वद्य होगा, ठीक है। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं, हमारा जो प्रत्यय था उस प्रत्यय की बात करते, उस प्रत्यय का नाम था कौन सा प्रत्यय, प्रत्यय की बात करें तो अजो यत प्रत्यय, यत प्रत्यय है, अजन धातु से यत प्रत्यय होता है, मूल सूत्र है अचोयत, स्वर अंत वाले धातु के साथ प्रत्यय होता है, यथा प्राप्त गुणादि कार्य होगा, आकारांत या आकारांत ये हो जाएगा, इद्यते के सूत्र कहता है, यत में तैकीद संज्ञा होकर ये शेष रहता है, पुल्लिंग में इसमें यह, स्त्रीलिंग में या, और नपुंसक में क्या बनता है, यम, तो क्या रूप बनेगा, चेय्या चेय्या चेयम, जैसे चीदन यसे चेयम, नी से नेयम, भी से भेयम, कृ से क्रेम, श्रु से श्रव्यम, अब ओ अब ओ जाएगा अयधिकारी होकर के, हा का हेयम, ग्ला से आकारांत धातु को ए हो जाएगा, ई हो जाएगा ना, और ई को ए हो जाता है तो क्या बन जाएगा, ग्लेयम, यदि ई का ए हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, अध्ययम। कुछ ऐसी धातुएं हैं जिनके बारे में यहाँ व्यंजनकारी भी होता है, सह से यत करेंगे तो संयम, गद यद पद यानी गद पद मद तो गद्यम पद्यम मध्यम, और हनो यद वदस्य वक्तव्य में वार्तिक ये कहता है हन धातु से यत प्रत्यय करने पर क्या बन जाता है, वद्य बन जाता है। चलो हम आगे वाले एक उसमें चलते हैं और उसकी बात करें तो उसका नाम क्या है, रिहलोन्यत, दूसरा है न्यत प्रत्यय। देखो कौन सा प्रत्यय है, न्यत प्रत्यय। इसके लिए जो सूत्र लिखा गया है उस सूत्र की बात करें तो सूत्र क्या लिखा गया है, री हलो न्यत। सूत्र क्या लिखा गया है, री हलो न्यत। देखो ये क्या सूत्र कहता है कि रिकारांत और रिकारांत धातु के साथ कौन सा प्रत्यय होता है, न्यत प्रत्यय होता है। री हल रिकारांत हलन धातु से, एक तो धातु कौन सी होनी चाहिए, रिकारांत हो, धातु कौन सी हो, या तो रिकारांत हो या कैसी हो, रिकारांत वाली हो या हलंत धातु, हल का मतलब होता है व्यंजन अंत वाली धातु हो तो उसको भी क्या होता है ना। एक होता है पोर्दु पदार्थ यानी पैवर्गान धातु, पै में धातु हो तो भी क्या हो जाएगा, उसको हमने पहले पढ़ा था, वहां यत प्रत्यय हो रहा था, लेकिन वहां अब यहाँ नहीं पढ़ रहे, हम यहाँ पढ़ रहे हैं। जैसे इस प्रत्यय में भी क्या बता है, ये शेष रहता है, रिकारांत हलन धातु से कौन सा प्रत्यय होता है, न्यत प्रत्यय होता है। ये रिकारांत का मतलब री
और जैसे हलन धातु जो भी हलन धातु हो, जैसे हलन धातु की बात करें, जैसे विद, लिक, विद, छिद, जो भी धातुएं होंगी तो उनमें हम क्या करेंगे, ये कार्य करेंगे। लेकिन अब देखिए, अब मेरी बात सुनो, सूत्र की बात करते हैं। सूत्र ये कहता है ऋकारांत और हलंत धातु से ऋकारांत और हलंत धातु से ण्यत प्रत्यय होता है। ण्यत प्रत्यय होता है। किसकी बात कर रहे हैं भाई? हम बात कर रहे हैं ऋकारांत। रियल और ण्यत सूत्र ये कहता है कि ऋकारांत और हलंत धातु से कौन सा प्रत्यय होता है? ण्यत प्रत्यय होता है। ठीक है। ण्यत में ण्यत की देखो, ये ण्यत प्रत्यय हो गया, किससे हो रहा है? ऋकारांत और हलंत धातु से ण्यत प्रत्यय हो गया। अब ण्यत में से देखो एक बात ध्यान रखना पहले तो, अब यहां देखिए ऋकार और हलंत धातु के साथ ण्यत प्रत्यय हो रहा है, ण्यत में न की संज्ञा हो गई। ठीक है। यहां बात करें ण्यत में ण और तय की इत संज्ञा होकर, ण और तय की इत संज्ञा होकर क्या, यह शेष रहता है। क्या शेष रहता है भाई? यह शेष रहता है। बताओ, ऋकारांत और हलंत धातु से कौन सा प्रत्यय होता है? ण्यत प्रत्यय होता है। ण्यत में से ण की इत संज्ञा कर दी और तय की इत संज्ञा कर दी, तो ण और तय की इत संज्ञा होकर क्या शेष रहता है भैया? यह शेष रहता है। क्या शेष रहता है? यह शेष रहता है। ण्यत में से ण और तय की इत संज्ञा कर दी तो क्या शेष रहेगा? यह शेष रहेगा। अब बताओ, ण की संज्ञा करने के कारण, किसकी संज्ञा करने के कारण? ण की इत संज्ञा होने के कारण बताओ, ण की इत संज्ञा हो गई तो ये क्या हो गया? णित हो गया ना। ण की इत संज्ञा होने के कारण तो ये क्या हो गया? णित। तो णित हो गया। तो बताओ, हमने पढ़ा था कि गुणकारी नहीं होकर के वृद्धिकारी होता है, वहां पर कुछ नियमों में हमने पढ़ा था। तो बताओ, ण की इत संज्ञा कर दी तो ण की इत संज्ञा हो गई, तो ण की इत संज्ञा होने के कारण ये क्या हो गया? णित हो गया। तो णित होने के कारण बताओ कौन सा कार्य होगा? णित होने के कारण वृद्धि कार्य होगा। वृद्धि कार्य होगा। कौन सा कार्य होगा भैया? वृद्धि कार्य होगा। यदि उपदा में अ है तो भी वृद्धि कार्य होगा, है ना। तो इनको अब यहाँ इक जो है हमारा, इक को हम कौन सा कार्य करेंगे? वृद्धि कार्य करेंगे। ठीक है। ण की संज्ञा होने के कारण णित है और णित होने के कारण कौन सा कार्य होगा? वृद्धि कार्य होगा। ण की संज्ञा हो गई इसलिए णित हो गया, और बताओ शेष क्या रहता है? ये शेष रहता है। ठीक है। वृद्धि कार्य इसमें हम करेंगे। कौन सा कार्य करेंगे? वृद्धि कार्य। जब वृद्धि कार्य करेंगे तो बताओ, ये जो हमारा ऋकारांत और हलंत धातु ये हैं, तो उन धातुओं में हमें अब क्या दिखाई देगा? वृद्धि हमें दिखाई देगी। क्या दिखाई देगी? वृद्धि होगी। कौन सा कार्य होगा? वृद्धि कार्य होगा। जैसे एक शब्द लिखते हैं, जैसे एक धातु है, जैसे पट धातु है। धातु कौन सी है? पट। और हमारा प्रत्यय कौन सा है? ण्यत प्रत्यय है। बताओ, ण की संज्ञा हो गई, तय की संज्ञा हो गई, क्या शेष रह गया? यह। बताओ, पट में उपदा में क्या है? ट से उपदा में क्या है? अ है। तो देखो ऐसे ही है ना। तो हमने लिखा था अत उपदा या सूत्र से लिखा था कि यदि उपदा में अ हो तो उपदा की अ को क्या हो जाता है? आ हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? लिखा था ना। तो बताओ, उपदा में अ है तो उपदा में अ है तो उपदा को क्या कर दिया हमने? आ कर दिया। तो जैसे हमारा शब्द था, जैसे पट, क्या शब्द था? पट धान्य ण्यत, यही शब्द था। तो बताओ, पट का क्या बन जाएगा? पा, क्योंकि उपदा को आ हो जाएगा ना, और वृद्धि होगी अवृद्धि, तो क्या बन गया? पाठ्यम। क्या बन गया? पाठ्यम। तो कहने का मतलब हो गया, तो यहां जो हम कर रहे थे कार्य, जैसे इससे पहले एक त्रिच प्रत्यय पढ़ा था आपने, है ना, रे हलो ण्यत। तो वहां आपने त्रिच प्रत्यय जो पढ़ा था, उस त्रिच प्रत्यय में जैसे आपने त्रि किया था, तो वहां पे अलग कार्य हो रहा था। यहाँ पे जो हमारी जो शब्द है इण, इण या ए, जो भी इन या ए, ई, उ, रील, री जो भी हैं, उनको हम कौन सा कार्य कर रहे हैं? वृद्धि कार्य कर रहे हैं। धातु ये कौन सी होनी चाहिए? तो ऋकारांत होनी चाहिए, या कैसी होनी चाहिए? हलंत धातु होनी चाहिए। तो हम उदाहरणों की चर्चा करते हैं। ठीक है। इनके उदाहरण की चर्चा करें
किस प्रत्यय की बात कर रहे हैं? हम प्रत्यय की बात कर रहे हैं और प्रत्यय का नाम कौन सा है? प्रत्यय का नाम है ण्यत् प्रत्यय है। चलो उदाहरण की बात करें, जैसे क्री, ब्री, म्री, री, है ना। बताओ क्री, क्री का मतलब, अब री में अर है, री है, तो रिकारांत धातु को कौन सी वृद्धि होगी? आर होगी ना। बताओ हम इसके प्रत्यय कौन सा लगा रहे हैं? ण्यत् प्रत्यय हो गया। प्रत्यय कौन सा है? ण्यत्। तो बताओ क्या बन जाएगा? क्री का कार्यम। क्यों? क्योंकि री में अर, तो अरे को आर वृद्धि होगी ना, तो कार्यम क्या बन गया? कार्यम। ब्री से क्या बनेगा? भार्यम। ह्री से, मृ से क्या बनेगा? मार्यम। ठीक है, क्या बनेगा? मार्यम। ह्री से क्या बनेगा? आर्यम। और ध्री से क्या बनेगा? धार्यम। क्या बनेगा? धार्यम। ठीक है। अब हम बात करें तो रिकारांत धातु हो गई कि रे अंत वाले धातु के होने पर, रिकारांत धातु के होने पर क्या करते हैं? कार्यम, भार्यम, मार्यम, हार्यम, धार्यम बनेगा। अगर धातु कौन सी है? हलंत धातु है। जैसे हलंत का मतलब ऐसी धातु जैसे पट, पट का क्या बनेगा बताओ भैया? पट का बनेगा पाठ्यम, पाठ्यम। देखो पट का क्या बनेगा? पाठ्यम। जैसे हस का क्या बनेगा? बताओ हस का हास्यम। वद का वाद्यम, वाद्यम, तो मिलाकर भी लिख सकते हैं वाद्यम, है ना। अब देखो यहां देखिए, आप लोग देख रहे हैं, देखो हलंत धातु है, ऐसी धातु जिसके अंत में हल है, हल यानी व्यंजन है। अब ई उ ये वाली धातु ये नहीं आएगी, तो हलंत धातु को क्या हो जाता है? हलंत धातु को भी ण्यत् कार्य होता है। ण्यत् कार्य होने पर जो उनके उपदा में उसका क्या हो जाता है? आ हो जाता है। क्या हो जाता है भैया? आ हो जाता है। ठीक है। अब हम बात करें जैसे चल धातु है, बताओ चल प्रत्यय कौन सा है? ण्यत्। तो बताओ क्या बनेगा? चल का चाल्यम। चल का क्या बनेगा? चाल्यम, है। तो चल का क्या बनेगा? चाल्यम। क्यों? क्योंकि यहां देखो चय विक्षय लय में ए है, ए का मतलब यहां ए है, तो ए को हम क्या कर दिए हैं? ए का कार्य हो गया, शब्द क्या बन गया? चाल्यम। ठीक है। जैसे बात करें, जैसे धातु है भिद धातु है, बताओ भिद धातु है, ण्यत् प्रत्यय हो गया, तो ई का क्या हो जाएगा? ए क्या बन जाएगा? भेद्यम। क्या बन गया? भेद्यम। जैसे लिख धातु है और ण्यत् प्रत्यय करेंगे तो बताओ क्या बनेगा? लेख्यम, लेख्यम। लिख का क्या बनेगा? लेख्यम। विद का वेद्यम, लिख का लेख्यम। ठीक है। तो यहां देखिए जैसे लिख का क्या बन गया? लेख्यम। अब यहां देखिए थोड़ा सा एक बात और करें आप लोगों से कि जो भी हमारी धातु होगी, है ना, रिकारांत और हलंत धातु जो भी होगी, उस धातु में हम गुण एवं वृद्धि कार्य करते हैं। कौन सा कार्य करते हैं? यथा प्राप्त जो गुण कार्य हो रहा है तो गुण कार्य होगा, और यदि हमें वृद्धि कार्य प्राप्त हो रहा है तो कौन सा कार्य करेंगे? वृद्धि कार्य करेंगे। ठीक है। तो यहां मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं, यहां ध्यान देना। एक बार फिर से हम प्रारंभ करते हैं। धातु या प्रत्यय की जो बात कर रहे हैं, प्रत्यय का नाम कौन सा है? ण्यत् प्रत्यय। ण्यत् प्रत्यय की बात करें तो प्रत्यय कौन सा है? री हल और ण्यत् से क्या होता है? ण्यत् प्रत्यय होता है। और ण्यत् प्रत्यय में बात करें तो जो भी हमारी धातुएं हैं, उन धातुओं में बात करें, जैसे रिकारांत और हलंत धातु से ण्यत् प्रत्यय और ण्यत् में नए और तैकीद संज्ञा होकर ये से रहता है। नैकीद संज्ञा होने का नित हो गया, नित में वृद्धि कार्य होता है, यथा प्राप्त गुण कार्य भी होगा। जैसे रूप क्या बनेगा? पट का पाठ्यम, क्री का कार्यम, भ्री का भार्यम, मृ का मार्यम, ह्री का भार्य हार्यम, ध्री का दार्यम। पट का पाठ्यम, हस का हास्यम, वद का वाद्यम, चल का चाल्यम, विद का वेद्यम, लिख का लेख्यम। लिख का क्या बनता है? लेख्यम। जैसे लिख का लेख्यम बन गया ना, वैसे जैसे हमारा शब्द जैसे कुप, कुप का क्या बनेगा? कुप। शब्द की बात करें जैसे मुद धातु से मुद धातु है, जैसे ये धातु है, जैसे हमारी छिद धातु है। धातु कौन सी है? छिद धातु है। जैसे बात करें धातु की, इसके अलावा जो भी धातु है, जैसे जैसे छिद धातु हो गई। धातु की बात करें जैसे भुज धातु, भुज धातु, भुज धातु, और भुज से क्या बनता है? भोज्यम या भोग्यम, है ना। और वच एक धातु है, वच धातु। वच, वच का मतलब वच, अशब्द संज्ञा और शब्द संज्ञा। ठीक है। जैसे युद्ध धातु है, युद्ध, तो बताओ क्या बनेगा? तो बताओ यहाँ क्या बनेगा? कुप से क्या बनेगा? कु, ऊ को क्या हो जाएगा? ओ, क्या बन गया? कोप्यम। कुप का क्या बनेगा? कोप्यम। मुद का क्या बनेगा?
मध्यम। ठीक है, जैसे अब देखो यहाँ क्या बना, छिद का छे ध और ये से ध्य भी लिख सकते हैं ना, छेद्यम। ध और ये से ध्य भी लिख सकते हैं, छिद का क्या बनेगा, छेद्यम। छिद का क्या बनेगा, छेद्यम। अब देखो विद का भेद्यम छेद्यम भुज। अब देखो भुज धातु से एक तो होता है भोज्यम, तो भोज्य तो हमारे लिए भक्ष्य होता है, अभक्ष्य क्या होता है, भोग्यम। देखो इसके दो रूप बनते हैं, इसका रूप बनेगा एक तो भोज्यम, ठीक है, भोज्यम का एक की बात करें तो एक हो गया भोग्यम। क्या हो गया, भोग्यम। तो भोज्यम जो होता है वह तो होता है भक्ष्य, खाने के लिए होता है, और यहाँ जो भोग्यम होता है केवल अभक्ष्य होता है, खाने के लिए नहीं होता है। तो क्या क्या बन गया, भुज धातु से यत न्यत प्रत्यय करेंगे तो क्या बनेगा, भोज्यम। भोज्यम का मतलब क्या होता है, भक्ष्य, और भोग्यम का मतलब होता है अभक्ष्य। वच धातु, वच से बात करें, बताओ वच का क्या बनेगा, वाच्यम, और एक बनेगा वाक्यम। देखो वाक्यम का बात करें, वच से वाक्यम बनता, वाच्यम यानी तो अशब्द संज्ञा है। वाच्यम की बात करें तो अशब्द संज्ञा, कौन सी संज्ञा है, अशब्दिक संज्ञा। कौन सी संज्ञा है, अशब्द संज्ञा। और इसकी संज्ञा कौन सी है, शब्द संज्ञा। कौन सी है, शब्द संज्ञा। ठीक है, एक शब्द लिखा है यहाँ पर युद्ध, धातु कौन सी है, युद्ध धातु है। धातु कौन सी है, युद्ध। धातु कौन सी है, युद्ध। और नियत प्रत्यय करेंगे तो क्या बनेगा, योदयम। इसको मिला करके लिख सकते हैं, तो युद्ध का योद्यम भी बन सकता है। तो योध, और ध का दह हो जाएगा ना, तो यहाँ पर क्या रूप बनेगा, यहाँ की बात करें रूप की, तो रूप बनेगा योधयम। युद्ध धातु से, युद्ध धातु से यण्यत प्रत्यय करेंगे तो क्या बनता है, योध्यम। तो बताओ क्या बनेगा, मुद का मोद्यम, छिद का छेद या ध और ये से ध्य बनता है छेद्यम। बुध से भोज्यम, भोज्यम भक्ष्य अर्थ में होता है और भोग्यम अभक्ष्य अर्थ में होता है। वच से बनता है वाच्यम, अशब्द संज्ञा हो गई, और वाक्यम किसकी क्या हो गई, शब्द संज्ञा हो गई। युद्ध धातु से यत प्रत्यय करेंगे तो क्या, सॉरी, युद्ध धातु से ण्यत प्रत्यय करेंगे तो क्या बनेगा, योद्यम। मित्रों इसी के साथ हमारा जो प्रत्यय है उसका नाम है, उनका ण्यत प्रत्यय समाप्त होता है। ठीक है, प्रत्यय तीन हो गए, यत, ण्यत, और एक प्रत्यय होता है क्या प्रत्यय, जिसके बारे में हम आगामी क्लास में चर्चा करेंगे। ठीक है, इन तीनों में यह शेष रहता है, तीनों भाववाच्य और कर्मवाच्य में होते हैं। हमने इसके बारे में पहले चर्चा कर ली है। तो अभी हम जो प्रत्यय पढ़ रहे थे उस प्रत्यय का नाम कौन सा था, ण्यत प्रत्यय। ऋकारांत और हलंत धातु से, हलंत धातु से ण्यत प्रत्यय और ण्य की संज्ञा होने के कारण वृद्धि कार्य भी होता है। और इस बात करें, अब यहाँ जो हमने कार्य किया था, अब यहाँ वृद्धि कार्य भी हो रहा था, कुछ धातुओं में, उपधा वाली धातुओं में भी वृद्धि कार्य हो रहा था। तो इससे आगे की जो भी हम चर्चा है वो आगामी क्लास में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री श्याम मित्रों।